फिर इसके बाद हम लोग जा करके देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और सबसे लास्ट में देखेंगे बेटा, कहाँ लिख दिया मैंने, अच्छा ये सेकंड में बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इतने ही हेडिंग जो है हमको यहाँ पर टोटल पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर में। ये चीज़ें हैं हमारी 6 मेन बातें हैं जिसको यहाँ पर हमें देखना है, और यही हमारा लगभग जो है 8 to 10 मार्क्स का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे पास। तो बेटा इम्पोर्टेंट है तो ये हमारा इम्पोर्टेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स है क्या, क्या होता है हमारा इकोनॉमिक्स, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो बेटा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है, बट उसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, अलग अलग तरीके से समझने की बात हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। कि अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक्स को देखें तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना समझाने का एक तरीका, तो वो अलग अलग समझाने का क्या होगा, यहाँ पर एक तरीका होगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर देखा जाएगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर हमारा समझा जाएगा। अब जो है अगर हम यहाँ पर उसको देखेंगे तो सबसे पहला टर्म्स तो यही आएगा कि इकोनॉमिक्स हमारा आया कहाँ से, किस जगह से हमारा इकोनॉमिक्स आया, कौन से वर्ड से आया है। तो बेटा जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है हाउस होल्ड, जिसका क्या मतलब है, हाउस होल्ड या हाउस मैनेजमेंट। हम किसकी बात करेंगे, हाउस होल्ड या हाउस मैनेजमेंट की। कि भाई अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो किस तरीके से एक प्रॉपर वे में व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। कि भाई अभी आप जैसे यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हम ऐसा तो नहीं होगा कि सबसे लास्ट वाला टॉपिक उठा के बोल दे कि बेटा आज हम खत्म कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, एक प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, अरेंज करने की जरूरत होगी, एक प्रॉपर तरीके से हमें अरेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम उसको अरेंज कर रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स। चाहे हम किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं, चाहे हम गुड्स की बात कर रहे हो, सर्विसेज की बात कर रहे हो, मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, इकोनॉमिक्स हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि बताओ इकोनॉमिक्स किस वर्ड से आया हुआ है, तो क्या बोलेंगे बेटा, ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है, ओकोनोमिया से, जिसका मतलब ही क्या होगा, हाउस होल्ड या हाउस मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम जो यहां पर पढ़ने वाले हैं या हम जो यहां पर पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटा मॉडर्न इकोनॉमिक्स। किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमारा कहलाता है। अब अगर मॉडर्न इकोनॉमिक्स है तो इससे पहले जो इकोनॉमिक्स था वो क्या था भाई, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिया, तो ये हमने मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोल दिया। तो इससे पहले जो इकोनॉमिक्स होता था उसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे बेटा हम लोग, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अगर आपसे कोई भी ये पूछा कि बताओ अगर ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करें, हम लोग ट्रेडिशनल इकोनॉमी को समझें तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में किस तरीके की बातें होंगी, तो याद रखिएगा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें वहां पर
होंगी, ठीक है। और जो भी अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बेटा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसको समझेंगे और इसको जानेंगे। अब ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल है, तो क्या इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है? हाँ, पढ़ना है। अब जब सबसे लास्ट चैप्टर आपका आएगा ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वहां पर जो है हम अगर आदिकाल की बात करें या चाणक्य काल की बात करें, तो उस टाइम में हम कैसे इकोनॉमिक्स को देखते थे उसके बारे में भी वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उसको भी यहां पर हमको क्या करना होगा, देखने की जरूरत होगी, उसकी भी आवश्यकता होगी, तो उसको भी यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो हमारा टोटल टर्म्स हैं, ये जो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझें, किस किस रूप में, जैसे हमने बोला कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अलग अलग नजरिए से बात करेंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे, तो वो तरीका कौन कौन सा होगा और कौन से तरीके के बेसिस पे बात करेंगे उसको पहले समझेंगे। ये आपके बुक में नहीं दे रखा है, जैसे मैं अभी बताऊंगा, बट बुक में हर जगह पर है, जहां जहां उसकी जरूरत हुई दो दो लाइन देता चला गया, काम खत्म। तो हम एक ही बार क्यों ना पढ़ ले, ताकि जहां भी आएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये तो हमने शुरू में क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। चाहे अगर फंडामेंटल्स में आएगा तो वहां पर भी हम लोग देख लेंगे, माइक्रो मैक्रो के टर्म्स में आएगा तो वहां पर देख लेंगे, ऐसे ही आगे जाकर के कहीं भी रिसोर्सेज वगैरह की बात करेंगे वहां पर आज जहां भी आएगा तो हम लोग उसको समझ जाएंगे कि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जब बेसिकली देखेंगे तो हम लोग इकोनॉमिक्स को हमेशा 4 भागों में एक्सप्लेन करके समझेंगे। सबसे पहला होगा बेटा हमारा वेल्थ व्यू पॉइंट, दूसरा होगा हमारा वेलफेयर व्यू पॉइंट, तीसरा होगा हमारा बेटा स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट, और चौथा होगा हमारा डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। कौन कौन सा होगा? सबसे पहला कौन सा? वेल्थ व्यू पॉइंट, दूसरा वेलफेयर व्यू पॉइंट, तीसरा स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट, और चौथा डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। तो इन 4 नजरिए से हम लोग इकोनॉमिक्स को अभी समझने की कोशिश करेंगे। इन 4 बातों के अनुसार हम लोग इकोनॉमिक्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें जो सबसे पहला है वो हमारा कौन सा है? वेल्थ व्यू पॉइंट। सबसे पहला कौन सा है हमारा? वेल्थ व्यू पॉइंट। तो बेटा देखो नाम में ही लगा हुआ है वेल्थ, और वेल्थ का मतलब मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में कहीं पर भी हम लोग देख रहे हैं तो किसके बात में? मॉनेटरी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स के रूप में देखेंगे। तो अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक्स को देखें तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया गया था बेटा एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? एडम स्मिथ साहब के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था 1776 में। कब एक्सप्लेन किया गया था? 1776 के अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया गया था। 1776 में बताया था जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। कौन सा बुक लिखा था बेटा? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। कि भाई एक राष्ट्र की क्या आय है, क्या संपत्ति है। भाई आपके जेब में जितना पैसा रहता है आप अपनी संपत्ति उतनी न बताएंगे कि भाई हमारी इतनी औकात है। तो आपने इकोनॉमी को उस रूप में मेजर किया ना कि क्या हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स है, क्या हमारे पास मनी वैल्यू है। तो इसलिए उन्होंने ही ये बताया था कि जो भी एक राष्ट्र है, जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, उसके पास क्या मॉनेटरी टर्म्स है, क्या मनी वैल्यू है, क्या उसके पास वेल्थ है, ये जो वैल्यू हमारा मेजर होगा यही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा। अब चूंकि सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया इसलिए इनको बोला जाता है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाएगा इसको? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कि ये जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं इन्होंने 1776 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया, इसलिए इनको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। अब एडम स्मिथ को सपोर्ट करने के लिए आ गए थे बेटा जेबी से। कौन आ गए थे? जेबी से। जेबी से ने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ।
कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के बारे में बताता है, पैसे के बारे में बताता है, मनी वैल्यू के बारे में बताता है। तो अगर कहीं पर भी अब हम पैसे की बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा? वेल्थ व्यू पॉइंट के अंतर्गत चला जाएगा। किसके अंतर्गत चला जाएगा? वेल्थ व्यू पॉइंट के अंतर्गत। तो जहां भी मनी वैल्यू वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा किसका नाम रखेंगे बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट के नाम से जानेंगे, वेल्थ व्यू पॉइंट कहलाएगा। तो चलिए जरा हम लिखने की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे लिखते भी चलेंगे और आगे हम समझते भी इसको चलेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इकोनॉमिक्स so economics is explained with four different point of view या viewpoint। फोर डिफरेंट व्यू पॉइंट, कि अगर कहीं पर इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो चार अलग अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट के अनुसार हम लोगों को इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा। पहला वेल्थ व्यू पॉइंट, दूसरा वेलफेयर व्यू पॉइंट, तीसरा स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट, और चौथा डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। ये चार पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चार पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। हो गया बेटा? हो गया? अब लिख लीजिए इसके अंदर। तो ये चारों पॉइंट को अभी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है ना? तो पहले तो दे दीजिए भैया कि जो जो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कौन से टर्म से आया है, कौन सी वैल्यू आया है। तो लिखिएगा द वर्ड इकोनॉमिक्स इज derived from Greek word oikonomia, Greek word oikonomia, which means हाउस मैनेजमेंट। ठीक है? तो ओइको का मतलब क्या हो गया बेटा? हाउस, और नोमिया का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, वो किसके अंतर्गत आएगा?
बताओ, हाउस मैनेजमेंट। ठीक है, ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया हुआ है, कि जो भी इकोनॉमिक्स टर्म है वो हमारा ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से बना है, जिसका मतलब ही क्या है हमारा, हाउस मैनेजमेंट। कि हम कैसे उन चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे। तो पहला तो ये हमारा काम है। फिर उसके बाद है टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स इज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। किस नाम से जाना जाता बेटा, पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारा कहलाता था। तो ये चीज़ें भी हमको क्या करना होगा, ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी भी बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे और देख करके चलेंगे भी। तो ये तो हो गया हमारा क्या बेटा, पहला काम। ये तो हमने सिर्फ बेसिक ये देखा है कि जो वर्ड हमारा इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से आया है और उसका क्या मतलब है। उसके बेसिस पर हमने क्या करी है, ये बात करी हुई है। इसको हमने क्या करा है, देखा हुआ है। पहला ये काम हमारा हो गया। लेकिन बात तो यहाँ पर नहीं बनेगी बेटा, काम तो यहाँ से चलेगा नहीं। अब ये जो ऊपर हमने 4 अलग अलग मेथड लिखा है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए सबसे पहला मेथड लिखते हैं और उसके बेसिस पे बात करते हैं। यहां तक सबने नोट कर लिया, कर लिया? चलिए लिखिए पहला, वेल्थ व्यू पॉइंट। वेल्थ व्यू पॉइंट, दिस व्यू पॉइंट was given by this viewpoint was given by Adam Smith who wrote a book in 1776। कब लिखा था बुक बेटा, 1776। एन इंक्वायरी, बेटा इंक्वायरी आई से लिखना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of the nation। An inquiry into the nature and causes of wealth of the nation। Adam Smith is also known as father of economics। किस नाम से जाना जाता है बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। कि ये जो हमारा काम है उसको हम लोग किसके पहले, सबसे पहले किसने डेफिनेशन दिया, एडम स्मिथ ने। कब दिया, 1776 ईस्वी में। कौन सी बुक लिखी बेटा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एडम स्मिथ को किस नाम से जाना जाता है बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। लिखिएगा, दिस व्यू पॉइंट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय
this viewpoint was also supported by JB से, किसके द्वारा इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया गया था बेटा? JB से के द्वारा। कहता है अकॉर्डिंग टू JB से economics is a science which deals with money or wealth. Economics is a science which deals with money or wealth. तो दोनों का मोटिव एक ही रहा ना बेटा कि जो कुछ भी है वो क्या है हमारे लिए? पैसा है। जिस भी किसी पे बात करेंगे वो किसके बेसिस पे बात करेंगे? पैसे के बेसिस पे। तो अगर कहीं पर भी हम लोगों को देखना है तो यही चीजें देखना पड़ेगा कि भैया जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है, वेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बातें कर रहा है, वेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें बता रहे हैं। तो हाँ बोलो। नहीं समझा। एडम स्मिथ का था वेल्थ का, इसने तो सपोर्ट किया। हाँ हाँ आप भी वही बातें करो, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करते थे एज इट इज तो नहीं, उन्होंने तो पहले ही लिख दिया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, पहले ही उन्होंने लिख दिया था। इसने अपनी नजरिए से उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके उसको सपोर्ट किया था। ठीक है, चल अब जैसे अभी जो है बहुत सारी पार्टियां मिल करके देखते हो ना, गठबंधन कर रखा होता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सब मिल करके कर रखा है। अब उसमें सबका अपना अस्तित्व रहता या नहीं रहता? सपोर्ट एक दूसरे को जरूर कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि अगर बीजेपी के साथ जितनी भी पार्टियां मिल गई तो वो खत्म हो गई, सिर्फ बीजेपी रह गया, या कांग्रेस के साथ जितनी भी पार्टियां मिल गई तो कांग्रेस खत्म हो गया, सिर्फ वो पार्टियां। नहीं ना भाई, वो आपके सपोर्टर हुए ना, तो उनका नजरिया आपसे मिलता मिलता जाएगा, वो चीजें देखने। उसका बुक का ही नाम डेफिनेशन था बेटा, मैंने यही तो पहले ही समझाया कि जो उनका बुक का नाम था वही उसका डेफिनेशन था, इसलिए तो मैंने रेड कलर में लिखा है उसको। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन जो है ये उसके बुक का भी नाम था और वही इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था, उसी के बेसिस पर उन्होंने उसको लिखा हुआ था। ठीक है कनिका, आप भी समझ गए अब? फिर लिखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू वेल्थ व्यू पॉइंट अब देखो अभी जो मैं लिखूंगा ये उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन हम जो इससे कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, हम जो इसका कंक्लूजन निकालते हैं उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। भाई हम जो भी कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं ना कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो वो उसका हम जो मतलब निकाल रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहला कहता है मनी और गोल्ड या मनी और वेल्थ is more important than human being. Money or wealth is more important than human being. ठीक है, सबसे पहला। तो अब देख रहे हैं ना, अब उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि नहीं आदमी को खत्म कर दो, हमें सिर्फ पैसा दो, लेकिन हमने जो उनकी बातों को देखा उसके अनुसार हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जब उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा है तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मनी और वेल्थ की
उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी दूसरे किसी की भी चीज होगी, है ना। तो उसके बेसिस पर हमने ये लिखा है कि मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। उनके लिए इंसानों की ज्यादा वैल्यू नहीं है, जो मेन हमारे पास वैल्यू है वो किसका है, मनी और वेल्थ का। फिर कहता है द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। इंसान की खुशी और प्रसन्नता का जो मात्र एक साधन है वो कौन सा है बेटा, हमारा पैसा है। अब देखो इनके अनुसार ये बोल तो दिया गया, क्योंकि भाई इनके अनुसार तो बात ही वही हो रहा था, क्यों पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो, अपना सपना मनी मनी। हर जगह तो वेल्थ की ही बात हो रही है, तो इनका तो बस एक ही मोटिव है, अपना सपना मनी मनी। लेकिन बेटा एक चीज याद रख, जिसके पास जितना पैसा उतना ज्यादा टेंशन, होता ही नहीं होता। जैसे एक राजा था, अब राजा है तो धन संपत्ति की तो कमी होगी नहीं, लेकिन फिर भी इस उधेड़बुन में रहता था कि हम में उतना ज्यादा नहीं है जितना दूसरे राजा के पास है। तो इसका मतलब हम क्या है, रिलेटिवली पुअर है, उसके माध्यम से तो हम गरीब ही हैं। भले ही हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले से कम है तो हम क्या हैं, गरीब हैं। तो हमेशा भगवान का भजन करता रहता था, भगवान को याद करता था, है कि नहीं। अब एक दिन सपने में भगवान आ गए उसके। भगवान ने बोला बता बेटा क्या वरदान चाहिए। बोला भगवान देखिए हमें ना सोने चांदी की बहुत आवश्यकता है, आप हमें बस एक वरदान दीजिए कि हम जिस किसी भी चीज को छू दे वो सोने का हो जाए। है ना, जिस किसी भी चीज को छू दे वो हमारा क्या हो जाए, सोने का हो जाए। भगवान ने बोला देख ले भैया, सोच समझ ले, फिर दोबारा मत बोलना कि ये गलत बात है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड था ना, एक गॉड टू सी ग्रेट हो, जिसमें था कौन सा, गॉड टू सी ग्रेट हो ना। उसमें एक ही बार सलमान खान कहते सबकी मनोकामना पूरी हो, उसी की बहन को लेके भाग गया, क्योंकि राजपाल यादव का तो नजर ही था कि शादी करनी है तो इसी से करनी है, भगा ले जाएंगे, तो हो गया ना भैया। तो ऐसा कह देना कि सबकी मनोकामना पूरी हो, तो फिर आतंकवादी का मनोकामना क्या होगा, हर जगह पे बड़े बड़े बम विस्फोट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, है कि नहीं। चाइना का अपना होगा कि पूरे विश्व पे अपना ही एक छत्र राज हो। चाइना का क्या है, विस्तारवादी नीति है, उसका तो चाहता है कि बगल बगल वाले को भी मिला ले, हम अपने में तो ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये है, तो अगर हम ऐसे बोल देंगे कि सबकी मनोकामना पूरी, तो सब अपने अपने अनुसार करेगा। तो भगवान ने बोला उसको कि सोच समझ के निर्णय ले। बोला भगवान सब सोच लिए हैं, आप बस तथास्तु तो बोलो। भगवान ने बोला जब तुमने सोच ही लिया तो चल भाई तथास्तु। अभी बेचारा जहर फ्राक उठा, बोला भगवान कहीं ठग तो ना लिए हमें। सबसे पहले अपने बेड को छुआ, अरे वाह सोने का बन गया, चलो पहले महल को छू करके उसे सोने का बनाया जाए। जाके महल को छुआ, वो भी सोने का बन गया। अब राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं। भाई उसको जो वरदान मिली थी वो पूरी हो चुकी है, और उसका मोटिव भी क्या था, वेल्थ। तो भाई अगर लकड़ी के बदले सोने का पलंग हो तो कौन नहीं खुश होगा, है कि नहीं। ईंट पत्थर के बदले अगर सोने का महल हो तो कौन नहीं खुश होगा, खुश हो गया। अब बेचारा सुबह जब नाश्ता करने के लिए बैठा तो दिक्कतें अब शुरू हुई। यहां से आराम से सारा नाश्ता का प्लेट लगाया गया, बेचारा ने जैसे ही हाथ लगाया खाना बन गया सोने का। ले दादा यो प्रॉब्लम। जैसे ही जल वाला ग्लास उठाया, जल सहित बन गया सोने का। वरदान तुमने मांगा था, टर्म्स कंडीशन तो नहीं था ना। बताओ टर्म्स कंडीशन तो नेटवर्क वालों के लिए होता है, इतने का रिचार्ज पे इतना फ्री, स्टार लगा के छोटे में लिख देगा ताकि आप ना पकड़ पाओ। LIC वाले सब अपना नीचे स्टार लगाते, टर्म्स कंडीशन। भगवान के साथ तो कोई टर्म्स कंडीशन था नहीं कि भगवान पहले बैठ के एग्रीमेंट दोनों आदमी कर लेते हैं फिर निर्णय लिया जाएगा। तो वो एग्रीमेंट का सिस्टम तो था नहीं। आपने बोला कि मैं जिस चीज को भी टच करूं वो सोने का हो जाए। ये तो नहीं बोला था कि सिर्फ ऊपरी परत अंदर का ठीक रहे। तो भैया वो दिक्कतें आनी शुरू।
अब बेचारा ना कुछ खा सकता था ना कुछ पी सकता था। अब बड़ी टेंशन में बेचारा बैठा हुआ था। इतने में उसकी बेटी खेलती हुई ऊपर से उतर रही थी और उसका पैर स्लिप कर गया। अब भाई अगर बच्चे सामने गिरे हो तो बाप पे तो दया आएगी कि भाई पहले बच्चे को उठाया जाए। जैसे उसने टच किया बेटी बन गई सोने की, क्योंकि उसने तो यही वरदान मांगा था, जिस चीज को भी छू दे। ओ क्या कर रहे नहीं, देखो दोनों आगे बैठ के गेम खेल रहे हैं। क्योंकि वरदान तो यही मांगा था कि जिस चीज को भी टच कर दे वो क्या बन जाए, सोने का बन जाए। तो बेटी को छू दिया, सोने का बन गया। लगा बेचारा रोने। रात में सपने में उसके फिर भगवान आए, बोला अब क्या हुआ भाई, पहले तो तुम दुखी थे कि भाई हम दूसरों से कम धन वाले हैं, अब तो अच्छा है सोना ही सोना तुम्हारे पास। बोला ना भगवान, इतना ना चाहिए हमें, हम जैसे थे हमें वापस वैसा ही कर दिया। बोले क्यों भाई, तुम्हारी इच्छा थी हमने पूरी करी, ये तो अच्छी बात है। बोला ना भगवान, वही चीजें हमारी ठीक है। तो आखिर उसने रोल बैक क्यों किया भाई? उसके पास तो वेल्थ बढ़ रहा था ना, उसे तो खुश होना चाहिए था कि हमारे पास वेल्थ और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, सोने की बेटी। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ही नहीं होगा। तो देखो, ये हम मानते हैं कि धन का होना जरूरी है, मनी वैल्यू का होना जरूरी है, संपत्ति का होना जरूरी है, लेकिन सब कुछ संपत्ति है ये कहना गलत है, ये नहीं, ये कहना गलत है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना कि ये जो इन्होंने बोला है कि द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा सुखी, हमसे ज्यादा टेंशन फ्री वो इंसान है जो फुटपाथ पे सोते हैं, कोनो टेंशन ही नहीं है। भाई आप में से कोई अगर स्कूटी या बाइक से आए होंगे तो बैठे यहां रहेंगे, ध्यान नीचे होगा कहीं भगवाना चुरा ले, चालान ना काट के जाए, होगा ही नहीं होगा, अलग तरीके की टेंशन। लेकिन जिसके पास कुछ है ये नहीं है, देखो जहां भी आएगा खराटा मार के सो रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या फुटपाथ पे जाके सो सकते हैं? नहीं। एक जेब में हाथ देके देखें, मोबाइल वाना निकाल ले दे। मार्केट आप घूमने के लिए जाते हैं, 99% आपका ध्यान आपके पॉकेट पर होता है, या तो पॉकेट साफ या मोबाइल साफ, होता ही नहीं होता। तो हमसे ज्यादा खुशी कौन है? बिना पैसे वाले। लेकिन यहां तो इन्होंने कहा कि नहीं, इंसानों के खुशी का तो मात्र एक साधन है और वो पैसा है। तो ऐसा कह देना भी थोड़ा सा क्या होगा, गलत होगा ही नहीं होगा। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स includes only tangible goods, not intangible goods, that is services. Economics includes only tangible goods, not intangible goods, दैट इज सर्विसेज। कि अगर हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बात करें, अगर हम लोग क्या करें, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहां पे क्या हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेंजिबल गुड्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इनटेंजिबल को इंक्लूड नहीं कर रहे। जैसे आप लोग भाई अगर फाउंडेशन की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इतने दिनों तक मेहनत करेंगे, फिर जाकर के एग्जाम देंगे, फिर जाकर के पास होंगे। आप जिस दिन आपका रिजल्ट आए और आप खुशी खुशी अपने घर पे जाओ और मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी हम पास हो गए या पापा हम पास हो गए, और बट पैसा खर्च किए थे इसलिए पास हुआ, पैसे नहीं देते तो भाई आप मॉनेटरी टर्म्स पे जा रहे हो, आप गुड्स पे जा रहे हो। क्या उस पास को करने के लिए हमारी मेहनत नहीं लगी होगी, आपकी मेहनत नहीं लगी होगी, हम सबों की मेहनत होगी या नहीं होगी? तो यहां कहते ना भैया, हम सर्विसेज को नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, गुड्स को देखेंगे। भाई ये बिल्डिंग बना, अब बिल्डिंग बना तो यहां पर कहीं ना कहीं वेजेज लगा होगा या नहीं लगा होगा? वेजेज आप नोट इसलिए कर रहे हो क्योंकि भाई पैसा लगा है, हम उस इंसान के बारे में नहीं जानते जो दिन रात यहां पे काम किया। तो ये गलत है, ये नहीं है। जब भी इकोनॉमिक्स की बात होनी चाहिए तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज की बात होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा ना, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे बेटा, गुड्स की बात करेंगे,
यहां पर हमें सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ आ जाओ। अब लिखिएगा बेटा दूसरा, वेलफेयर व्यू पॉइंट, या इसी को कहते हैं बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट और मटेरियल वेलबींग व्यू पॉइंट। वेलफेयर व्यू पॉइंट और मटेरियल वेलबींग व्यू पॉइंट। अगर हम वेलफेयर या मटेरियल वेलबींग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? वेलफेयर या मटेरियल वेलबींग की बात करते हैं, तो कितने इसमें बात होगी, कितनों की बात करेंगे, जरा उसको हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं। जरा इसको समझने की कोशिश एक बार हम करते हैं। तो कहता है बेटवा कि देखो नाम में ही क्या लगा है, सेवा भाव। नाम में भी क्या लगा? बेटा आएगा इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा, वो तो हम आगे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी तो नॉर्मल टर्म्स की बात कर रहे हैं, जब आगे हम चल के देखेंगे ना नेशनल इनकम वगैरह, उसमें इन सब चीजों की भी बात करेंगे, और आगे तो अभी बहुत सारे टर्म्स इसमें देखने हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो नाम में क्या लगा बेटा? वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या हो गया? सेवा भाव। अब यहां पर जो हमारी बात होती है, तो देखो होता क्या है कि जब भी कोई कुछ डेफिनेशन देगा, आप देखते होंगे कि नेता वगैरह का जो आजकल बयान चल रहा है, एगो जब कोई बयान दे देगा तो दूसरा नेता फिर उसको कटाक्ष करेगा या नहीं करेगा, फिर तीसरा उसको कोई ना कोई और कटाक्ष करेगा या नहीं करेगा। तो हर जगह पर क्रिटिसाइज करने वालों की तो कमी है ही नहीं, है कि नहीं? और राजनीति में तो ये चीजें ज्यादा होती है, राजनीति में ज्यादा होती है। तो अगर यहां पर ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो ये हर जगह ये नियम है कि आप अगर कुछ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं से उसमें कोई ना कोई डिमेरिट्स को फाइंड आउट किया जाएगा, और उसके बेसिस पर आपको क्या होगा बेटा? क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्या होगा? क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो यहां पर भी क्या हुआ? वही क्रिटिसाइज किया गया वेल्थ व्यू पॉइंट का। कहता है कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि वेल्थ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो है वो वेल्थ है। ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो मेन प्रायोरिटी हमारी है वो है वेलफेयर। मेन प्रायोरिटी जो है वो हमारा क्या है? वेलफेयर है। हां, ये जरूर है कि अगर हमें वेलफेयर करना है तो उसके लिए वेल्थ का होना जरूरी है। भाई अपने जेब में माल नहीं होगा तो दूसरे का मदद हम कर पाएंगे क्या? अगर अपने जेब में पैसा ना हो, अपने जेब में धन ना हो, तो कहीं से हम किसी दूसरे का मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हमने दूसरे की मदद करनी है तो उसके लिए अपने पास होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो हम वैल्यू यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, जो हम वैल्यू यहां पर देख रहे हैं, उसमें हमारा मेन मोटिव क्या होगा? वेलफेयर का होगा, सेवा भाव का होगा। लेकिन सेवा भाव के लिए वेल्थ का होना क्या होगा? जरूरी का। मतलब एक नजरिए से हम ये देखेंगे कि आगे चलकर इसमें बैक डोर से क्या होगा? वेल्थ की एंट्री होगी। हम सबको ये कहेंगे, देखो बेटा हम तुम लोगों से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम तो एनपीओ हैं। लेकिन बाद में गेट पे पूछेंगे फीस जमा किया कि नहीं किया, चलो जल्दी करो। तो भाई हम कहने के लिए वेलफेयर कर रहे, लेकिन मेन मोटिव क्या होगा? कहीं ना कहीं से बैकडोर से किसकी एंट्री होगी? वेल्थ की होगी। तो इस टॉपिक को दिया गया था, या इस कंसेप्ट को दिया गया था बेटा एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो लिखिएगा, आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑफ
wealth viewpoint this viewpoint was given by Alfred Marshall who wrote a book in 1890 The Principle of Economics. The Principles of Economics. कब लिखी थी बेटा? 1890 में. कब लिखा गया था ये बुक? 1890 में लिखा गया था. और क्या कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. कहता है एल्फ्रेड मार्शल इज also known as father of modern microeconomics. फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं. मॉडर्न शब्द नहीं लगाएंगे तभी तो कोई काम चलेगा नहीं. ये जो मॉडर्न शब्द लगा ये तो हमने आपको समझाने के लिए लगाया ना कि भाई पहले जो हम लोग देखते थे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था और अब जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स. तो ये नाम लगाने के लिए बोला है. अगर आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स नहीं भी बोलेंगे तब भी काम हमारा चलेगा क्योंकि देखना तो हमारा सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स. ओके क्या बेटा? हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलो तो उसमें सारे कंबाइंड हो गए. और इसने अब उसमें आगे चल के हम दो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन हो गए? एल्फ्रेड मार्शल. इसी तरह जब मैक्रो पढ़ेंगे तो जेएम केन्स के बारे में भी बात करेंगे, केन्जियन थ्योरी की बात करेंगे हम लोग. तो जेएम केन्स की बात उसके बारे में हम लोग आगे करेंगे. अच्छा बताना साइमन बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है कंसेप्ट किसने दिया था? मैक्रो. सारे बच्चे अभी 12th पास करके आए हो ना? अरे कल किसका किसका रिजल्ट आया रे? जरा हाथ उठाना कौन कौन था कल रिजल्ट वाले? 1 2 3 5 बस. बाकी सबका आ चुका है पहले से रिजल्ट. क्यों बिहार यूपी बोर्ड है क्या? बिहार बोर्ड वाला को तो बहुत पहले होली से पहले ही आ गया था. कितने परसेंटेज थे? 92 93. अच्छा तूने तो कल बताया था मुझे शायद 304 में नहीं. अच्छा उसमें भी एक बच्चे की 93% है. तुम्हारा 94 2 3 4 ये ले कितना आया? 75. बेटा हमारे इतने अगर आ गए तो ना तो पूरे सहरसा में नाचते हैं हम जाके. किसने बोला? 12th के रिजल्ट से काम चलता है क्या? 12th के रिजल्ट से कोनो फर्क नहीं पड़ता. मेरी सिस्टर ने मतलब चाचा की जो लड़की है उसने भी 10th का पेपर दिया था, 98% आया. हमने बोला इला के करोगे क्या इतने नंबर? बचा के रख लेते, सीए में काम आता. भाई अभी कम ले आओ मंजूर है, सीए के रिजल्ट में कम नहीं आनी चाहिए ना. मेन एग्जाम कब शुरू हुआ? अब आपका लाइफ का एग्जाम शुरू हुआ. अभी तक ये जो 10th 11th 12th के इसका कोई वैल्यू ही नहीं है. अच्छा आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, कभी मुझसे पूछा है कि सर आपके कितने % मार्क्स आए हैं? नहीं ना पूछा. पता है मेरे कितने हैं? 54.44%. 474 नंबर आए थे. चलो 490 नंबर आए थे 900 में से. 490 आए थे 900 में से
क्योंकि मेरे ज़माने में 200 का मैथ्स का पेपर होता था, 200 का फिजिक्स, 200 का केमिस्ट्री, 200 का इंग्लिश, 100 का हिंदी, 900 का पेपर होता था। 490 आए थे, तो क्या हमने ज़िंदगी जीनी छोड़ दी? एकदम सीना चौड़ा करके घुसे थे। अब पास हो गए, फेल तो नहीं हुए हैं भाई, पास है ना भाई। फिजिक्स में पता है कितने नंबर है मेरे? 45 पे पासिंग मार्क्स था, 46 नंबर है। 2 नंबर बोनस है ना, मेरे तो 1 ही नंबर बोनस है। और वो भी मेरे इसलिए 1 नंबर बोनस आ गए क्योंकि एक्चुअल में पासिंग मार्क्स 23 ही था। 2 पेपर होते थे, 75 75 का, 50 का तो प्रैक्टिकल होता था। तो ये जो 75 था उसमें 22.5 चाहिए था पास करने के लिए। तो अब 22.5 तो देता नहीं मुझे, तो दिया 23। तो आधा इधर बोनस आधा इधर बोनस, इसलिए वो 1 नंबर ज्यादा, नहीं तो 45 है। हाँ, मैथ्स में ज्यादा जरूर है, उसने थोड़ा सा एवरेज मैनेज भी किया है। मैथ्स में 68% था उस जमाने में, तो वो थोड़ा सा एवरेज को मैनेज किया, नहीं तो और साफ हो जाता मेरा। तो ऐसा ये 11th-12th के ना रिजल्ट से सर मेरे 86% है। और किसी ऑनलाइन वाले बच्चे ने दिया था बेटा पेपर जिसका रिजल्ट आया हो? तो ये 11th-12th से ना कभी मत चिंता करो, कभी घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कल की क्लास में एग्जाम्पल बच्चों को दिया था, क्योंकि कल वहां भी 4-5 बच्चों के रिजल्ट आए थे, देखे तो थोड़ा सा उदास थे, जबकि सबके 85% थे, 85% से ऊपर सबका था, लेकिन फिर भी उदास था। सर नंबर कम आए। बोले नंबर कम आए? बेटा तुमने एक बच्चे का ज्यादा नंबर ले आया है। अगर 45 तू अपने लिए रखता तो 40 दूसरे का था, वो भी तूने कब्जा कर लिया है। ये चाइना वाला विस्तार नीति हो गया भाई। पास होना चाहिए, 12th के बेसिस पे कहीं पे आपको नौकरी मिलने वाली है। ऐसा तो नहीं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कॉल आएगा, अरे दीदी आ जाओ यहीं पे, नहीं आने वाला। और सीए में कोई मार्क्स देखेगा नहीं कि क्या था, एक बार सीए बन तो जाओ। हम लोग 16 साल से, मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूं। एक बार सिर्फ एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आपने क्या किया हुआ है? मैंने बोला बेटा मैं अंगूठा छाप हूं। आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, बताओ, यही काफी है। और हमारे लिए क्या जरूरत है? ना मेरे पास 10th की मार्कशीट है, ना मेरे पास 12th की मार्कशीट है, ना मेरे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ना मेरे पास सीए फाउंडेशन की मार्कशीट है, ना मेरे पास सीए इंटर की मार्कशीट है। सबको मैंने फाड़ के फेंक दिया था 2013 में। गुस्सा ऐसा आया था, सब फाड़ के फेंक दिया, मतलब चाहिए नहीं, जिंदगी में अब कुछ करना ही नहीं है हमें। तो ऐसा नहीं है, मार्क्स आपके लिए मायने नहीं रखेगा, आगे पहले क्या कैसे काम कर रहे हो उसमें। मेरा एक स्टूडेंट है अभी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए सुदर्शन झा। 10th में उसके थे 48% और 12th में थे 45% ओनली। 4 बार सीए सीपीटी में फेल, 4 बार सीए इंटर में फेल, फाइनल 1 बार में निकाला बोथ ग्रुप। तो आप आगे कैसे लगन से लगते हो ना, उसके बेसिस पे मायने रखता है। हमारा पहले क्या था उससे हमें क्या लेना देना? जो बीत गई सो बात गई। कल रिजल्ट आया, अगर कोई 304 नंबर वाले ग्रुप में होंगे तो देखो मैंने वहां पे मैसेज किया था कि जिनका जो भी रिजल्ट आ गया वो खुशी और गम क्षणिक था। आपने देखा, खुश हो लिए, गम कर लिए, हो गया खत्म। अब उन चीजों को कल ही भूल जाओ। अब नए दौर में जो हम आए हैं, यहां पर हमारा क्या रिस्पॉन्स है उसको देखना है ना। बेटा एक बता, आज यहां पर आपके 99% आए हो और फाउंडेशन में अगर फेल कर गए तो वो 99% किस काम का? वो 99% किसी काम का होगा? नहीं होगा। तो हमारा 12th कैसा है उसके बेसिस पे हमारी लाइफ तय नहीं होती। हमारा प्रेजेंट कैसा चल रहा है उसके बेसिस पे ना लाइफ तय होगी। तो इसलिए कोई भी ये मत बोलना कि, और आज के बाद कभी ये मत बोलना कि मेरे सर 85% ही आए, कम है। अरे कहां से कम है भाई? तुमने एक बच्चे का ज्यादा मार्क्स ले लिया है, बताओ।
बेटा अगर हम लोगों का 85% है ना, पूरा लक्ष्मीनगर दौड़ता मैं अभी तो, ये 85% आए हैं हमारे, और तुम लोग 85% को बोलते इतना। हमें सीए में ज्यादा नहीं लाना होता, 50% लाना होता है। इस 50 के लिए अब लड़ाई करो ना। हाँ यहां पे ले आओ 90%, 100% सीए इंटर का फीस मेरी तरफ से माफ, और एक मोबाइल 50,000 के रेंज का जो भी बोल दोगे खरीद के देंगे, ये हमारी चैलेंज है। लाओ 350। कोई गलत कह रहा हूं? सीए इंटर की फीस 70,000 है ना, 100% माफ, मैं पेमेंट करूंगा टॉपर्स को। और बताओ, यहां से हमारा चैलेंज शुरू होता है, पीछे की बातें छोड़ दो, ठीक है? तो अभी से कोई भी ये माइंड में मत रखना। अब कुछ इसमें बिहार बोर्ड वाले होंगे, वो जो 90, 92, 94 सुन रहा होगा ना, सोच रहा होगा हमारा तो 65% आया था। है किसी का है इस रेंज में? कितना? 75। देखो तुमसे 10% कम। और किसी का इससे कम बेटा? राम कितना है बेटा? 70। देखो 5 और कम हो गया। और किसी का है कम? 60। देखो तब काहे ले टेंशन ले रहे हो? इसलिए माइंड को रिलैक्स रखना है, सीए पे फोकस करना है, ठीक है? लिखिए बेटा, दिस व्यू पॉइंट, चलिए अब बातचीत नहीं, दिस व्यू पॉइंट वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाई, देखो हमने ये कह तो दिया कि हमारा मोटिव क्या है? वेलफेयर करना। हमारा मोटिव क्या है? वेलफेयर करना। अब हमारे सपोर्ट में कोई आए ही नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है मैंने गलत बोला होगा ना, गलत बोला होगा, तभी तो हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। आप देखते होंगे आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, कोई नेता खड़े होते हैं तो 2, 4, 10 लोग उसके हमेशा सपोर्ट में रहते हैं ना, हमारे नेता कैसे हों, चिरकुट लाल जैसे हों, रहते भाई 2, 4, 10 तो खड़े रहते ही उनके साथ। तो सपोर्टर का होना क्या है? जरूरी है भाई। कहीं से कोई रोड शो निकलता है, भीड़ देख के लोग बोलता है कि हाँ इतना है इसके पास जनाधार या नहीं है, तो सपोर्टर का भी होना क्या है? जरूरी होता है। क्योंकि जो हमने बोला है तो हमारे साथ में साथ, हमारी बातों में हाँ मिलाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, हर जगह पे कहीं ना कोई सपोर्टर इस तरीके का होता है। तो यहां पर जो हमारा वेलफेयर व्यू पॉइंट था, उसको सपोर्ट करने के लिए आ गए थे बेटा एसी पीगू साहब। कौन आ गए थे? एसी पीगू साहब। उन्होंने कहा था कि मनी इज ए मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। मनी इज ए मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। भाई हमें वेलफेयर प्राप्त करना है, हमें दूसरों की मदद करनी है। अब दूसरों की मदद करनी है तो घूम के बोल रहे हैं पैसा है जरा देना, मदद करना है। तो घूम के कहां पे गए हम लोग? पैसे के ऊपर ना। कहता है कि जिस तरीके से एक इंसान को ना खड़े होने के लिए या बैठने के लिए बैकबोन की जरूरत है या नहीं है? अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो आप किसी भी काम के लायक रहेंगे? कभी घर पे ना ऐसे करके लेट के पड़ो तो मम्मी पापा क्या कहते? बेटा कमर की हड्डी टूट गई है तुम्हारी, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, बोलते हैं नहीं बोलते? तो अगर कहीं पर हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए क्या है? बैकबोन एक क्या है? मेन है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? सारी की सारी एक्टिविटी कर पाते हैं। आपको पता है ये जो बैकबोन है उसमें बहुत सारी क्या होती है? नसें होती है ना। तो आप जब कभी कुछ सोच रहे होते हैं तब आपके माइंड के बदले ना ये जो बैकबोन की जो नसें होती है ना वो काम कर रही होती है। आप लोग बायोलॉजी तो उतना पढ़े नहीं होंगे लेकिन पढ़े हो ना, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना कि जो इंसान का मस्तिष्क काम करता है, हम कोई भी चीज आंख से देखते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, क्योंकि आंखों ने देखा, उसने माइंड को एक्टिव करा, माइंड ने फिर उस अकॉर्डिंग क्या करा? आपको सचेत किया और फिर आप एक्टिंग करते हैं। लेकिन आप ऐसे खड़े रहो और पीछे से कोई आके अचानक से बोल दो वो, तो डर जाते हुए नहीं डर जाते, क्योंकि वो जो नसें हैं ना वो सीधा माइंड को बोलता है तू देख तेरे पीछे कोई है, तो सीधा चौंक जाए क्या हुआ। डरते ये नहीं डरते। तो उसी तरीके से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास वेल्थ का भी होना जरूरी पड़ेगा। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, भैया हमारे पास है नहीं, मदद कहां से करेंगे। अब कोई भिखारी आपसे पैसा मांगने आ जाए, आप उसमें देखिए चलो 100-100 का नोट है, भाई एक ले ले, क्यों? मेरे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा ना भाई, हम वेलफेयर करेंगे, हम मदद करेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस मदद को करने के लिए हमारे पास भी तो क्या होना चाहिए? वेल्थ का होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? अगर हमारे पास वेल्थ ही नहीं होगा तो हम कहां से वेलफेयर कर पाएंगे?
तो हमारे पास खुद के लिए क्या होना चाहिए, वेल्थ का होना जरूरी है। तो एसी पिगू ने यही बातें बोली थी कि मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर, मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर, कि धन तो मात्र एक साधन है वेलफेयर को प्राप्त करने का, कि हमें अगर किसी का वेलफेयर करना है हम करेंगे, हमारे पास पैसा है तो ठीक है, वरना हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। ये चीजें बताई गई थी किसके द्वारा बेटा, एसी पिगू के द्वारा। किसके द्वारा ये बताया गया, एसी पिगू के द्वारा ये चीजें बताई गई थी। तो क्या कहता है, तो दिस व्यू पॉइंट वाज ऑल्सो सपोर्टेड बाय एसी पिगू। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था बेटा, एसी पिगू। अकॉर्डिंग टू एसी पिगू, money is only a medium to achieve welfare, money is only a medium to achieve welfare, or money is measuring rod टू अचीव वेलफेयर। दोनों का एक ही मतलब हो गया ना बेटा, कि वेलफेयर को प्राप्त करने का, वेलफेयर को मापने का मात्र एक तरीका है, और वो क्या है, पैसा। मनी सिर्फ क्या है, एक मात्र साधन है और कुछ भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते कि सब कुछ पैसा है, लेकिन हम कहते हैं मदद कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास भी पैसा का होना जरूरी है। हमारे पास होगा नहीं तो हम कैसे देंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, दूल्हे राजा, देखा है? दूल्हे राजा में प्रेम चोपड़ा बार बार क्या डायलॉग देता है, नंगा नहाएगा क्या, नहीं चोरेगा क्या। हमारे पास खुदे नहीं है तो हम दूसरे को कहां से डोनेट करेंगे भाई, यहां तो खुदे डोनेट की जरूरत है। मुझे याद है 2014 की बात है, उस टाइम में मैं बहुत एकदम दुबला पतला हुआ करता था। आज ग्रुप में फोटो भेजूंगा, देखना कितना सुकरू सा था, 50%। तो हाँ, मतलब उस टाइम में 52 किलो का हुआ करता था मैं। 52, अरे हिंदी नहीं आता है, भारत में रहते हो ना बेटा। हाँ, 52 kg। आज हो गया था 102.5 kg, अभी कुछ समय पहले था। अब थोड़ा सा रिड्यूस होकर के 98 पे पहुंचा हूं, क्योंकि संडे को सुबह सुबह वेट करवाया था मैंने, डॉक्टर के पास गया था बच्चे को दिखाने, तो मैंने सोचा वेट करूं कितना कम हुआ है, तो 4.5 किलो कम हुआ है। तब से एकदम सीना चौड़ा हो गया है। अरे बिना किसी डाइट फॉलो करते हुए 4.5 किलो कम हुआ तो कम थोड़ी ना है। लोग जाके जिम में फूफा फूफा करके तब तो कम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, डाइट भोजन पे एकदम रहते, फुल भोजन। सुबह में पहले आराम से 2-3 गिलास सत्तू होना चाहिए, 11 बजे आराम से 2-3 पराठा वराठा या 4 रोटी और भुजिया सब्जी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दोपहर में 2-2:30 बजे एकदम भर पेट चावल दाल 2-4 सब्जी मिल जाए तो अच्छा भोजन रहेगा। शाम में कुछ हल्का नाश्ता मिल जाए और रात में भोजन मिल जाए, बस इतना ही खाना है। और इसके बावजूद भी अगर 4.5 किलो वेट कम हुआ हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नहीं? वाइफ भी खुशी, क्या बात करते हो, कम हो गए तुम तो, यही तो टैलेंट है हमारा। तो अगर कहीं पर भी आपको वेलफेयर अचीव करना है तो उसके लिए क्या होगा, वेल्थ का होना जरूरी होगा। ठीक है, बिना वेल्थ के हम लोग कतई वेलफेयर नहीं कर सकते। तो देखो, पहले वाले के अपेक्षा तो सेकंड वाला थोड़ा सा बेहतर है। पहले सिर्फ और सिर्फ था अपना सपना मनी मनी, लेकिन अब थोड़ा सा क्या कहते हैं बेटा, नहीं हमें दोस्ती यारी भी निभानी है। अब कुछ दोस्त यार तो ऐसे होंगे कि बोलोगे चलो तो हमारा क्या फायदा, नहीं जाएंगे। तो मतलब वो है वेल्थ व्यू पॉइंट को फॉलो करने वाला, क्योंकि माइंड में है हमारा क्या फायदा। और कुछ लोग क्या बोलेगा, अरे पैसा कौड़ी नहीं है तो क्या ये जान तेरे लिए हाजिर है, वेलफेयर व्यू पॉइंट। ठीक है, तो अगर अब इसके अनुसार देखते हैं तो क्या क्या बातें होती, जैसे वेल्थ में हमने कुछ ना कुछ लिखवाया, तो उसी तरीके से वेलफेयर में भी कुछ ना कुछ बात होगी। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वेलफेयर व्यू पॉइंट,
according to welfare viewpoint, according to welfare viewpoint, पहला, human being is more important than money or wealth. Human being is more important than money or wealth. ये अब तो सही है ना कि भाई इंसानों की ज्यादा वैल्यू है किसके? अब पैसा। भाई पैसा चाहिए, नो डाउट, हर किसी को चाहिए, लेकिन पैसा देने के लिए किसी का मर्डर करके लेना पड़े तो वो नहीं चाहिए ना, है ना? कि भाई पैसा है लेकिन उसकी सेकेंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी अब किसकी होगी बेटा? ह्यूमन बीइंग की होगी, इंसानों की होगी, तो हम उसकी ना बात करेंगे। सेकेंड, इकोनॉमिक्स इज both positive as well as normative science. Economics is both positive as well as normative science. अब ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है ये आगे चल के पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे आराम से इसके बारे में भी बहस करेंगे, लेकिन वो जब हम नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर आएंगे ना तब इसको आराम से करके देखने की कोशिश करेंगे, तब आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता आपको। क्या बेटा? नहीं, ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, वो अपने जो बुक लिखे थे ना द प्रिंसिपल, उसमें उन्होंने ये बात बताई है, तो वही चीजें पॉइंट यहां पे लिखा है क्योंकि इसको मुझे आगे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? और अब तीसरा पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास? स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग ना, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट कहता है आफ्टर द criticism of wealth and welfare viewpoint, this viewpoint was given by, after the criticism of wealth and welfare viewpoint, this viewpoint was given by Lionel Robbins, who wrote a book in 1931 Nature and Significance of Economics, Nature and Significance of Economics in 1931। कौन सी बुक लिखी थी बेटा? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। According to Robbins, money entered in
wealth viewpoint, sorry, money entered in welfare viewpoint ना बेटा, in welfare viewpoint from backdoor, कि भाई डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ पैसा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो कह ही दिया ना बेटा कि पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम बेवकूफ हो, क्योंकि बुरा लग जाएगा डायरेक्ट कहेंगे तो, लेकिन ये बोलेंगे कि हे महाशय, आपके दिमाग की क्षमता इतनी ज्यादा है नहीं कि आप कुछ समझ सको, इसलिए हम जो कुछ भी समझाते हैं आपके दिमाग के बस की बात नहीं होने के कारण वो कहीं और प्रवाहित हो जाती है। यही तो ये काम कर रहा है, यही काम कि देख रहे हो ना, बच्चा बेहतर है उसको तो पता नहीं कि हमने क्या क्या बोल दिया, है ना। तो वही चीजें यहां कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि वेलफेयर है, वेलफेयर है, वेलफेयर है, आप पीछे से माल दे, माल दे, माल दे जल्दी, तो बतवा तो वही पड़ा भाई कि माल है तो सब कुछ है, बात तो वही पड़ी। तो वही कहता है कि तुम फ्रंट से ये लीड नहीं कर रहे हो कि जो कुछ है वो पैसा है, तुम कह तो हो कि हमारे पास क्या है, वेलफेयर है, लेकिन पीछे के दरवाजे से क्या मंगा रहे हो, वेल्थ, मनी वैल्यू, उसकी बात कर रहे हो। तो ये तो थोड़ा सा क्या होगा, गलत हुआ या नहीं हुआ बेटा, है कि नहीं। इसके बदले इन्होंने क्या बातें बताई है, जरा वो देखिए। क्या लिखा था बेटा यहां पर, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने बताया कि देखो बेटा, यहां पर बैठे हुए जितने भी बच्चे होंगे, क्या सभी को मैं 100% संतुष्ट कर सकता हूं क्या, नहीं। जब भगवान नहीं संतुष्ट कर पाए तो हम कौन से संतुष्ट कर पाए भाई। भगवानों के साथ मंदिर जाते तो चार बातें सुना के आ जाते, का भगवान का रखे हैं हमारे जिंदगी में, ओकरा देखिए कितना मस्त चल रहा है, आप तो हमारा बस लुल कर रखा है, सब कुछ नहीं होते। तो जब भगवान से शिकायत हो सकती है, हम उससे ऊपर थोड़े नहीं बेटा। अभी थोड़े समय पहले एक बच्चे के पेरेंट्स आए, बोले कि कल राकेश सर को दोपहर में मेरे बच्चे ने मैसेज किया, अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। अब बताओ बेटा, मेरे पास 500 550 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं अभी, स्वाभाविक सी बात है 50 तरीके का मैसेज आएगा, कोई ना कोई तो छूट जाएगा। अब मैं भी तो इंसान ही हूं, हर किसी का रिप्लाई थोड़ी नहीं देखेंगे। लेट सेट तो रिप्लाई आता ही, अगर कोई भी बच्चा किया होगा तो मेरा देर सवेर तो कोई ना कोई रिप्लाई आ ही जाता है। अब अगर मान लीजिए कि नहीं किया तो सीधे पहुंच गए कि रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला हमारी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं और आपके बच्चे का रिप्लाई नहीं आ पाएगा, प्यार से यही समझाना पड़ेगा। भाई एक वो बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारे पास सिर्फ यही काम तो नहीं ना बचेगा कि मोबाइल ऑन करें और फिर देखें कि कौन कौन सा आज सुबह से अभी तक मैसेज आके पहले रिप्लाई कर दे, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएंगे। 27 मैसेज कल से ऐसा है जिसको अभी तक मैंने रीड नहीं किया है। अब अगर रीड नहीं किया है तो जब इसको देखूंगा तभी तो रिप्लाई करूंगा ना मैं। अब वो हो सकता है कि भाई दिन भर काम रहता है, अब जैसे अभी आपकी क्लास से निकलेंगे, फिर भोजन करेंगे, फिर क्लास में जाएंगे, तो भाई समय की भी तो पाबंदी हमारे पास है। अब रात में घर जाएंगे तो क्या परिवार नहीं है, वहां पर भी हम सिर्फ इसी चीज के लिए बैठ जाएं। भाई घर वालों को भी टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कुछ समय के बाद जो है बेटा पहचानने से इनकार कर देगा, आप कौन, नहीं मेरे बाप तो ऐसे नहीं थे। तब क्या करूंगा मैं? भाई घर परिवार को भी समय देना पड़ता है। तो रिप्लाई आएगा, नो डाउट रिप्लाई आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, लेट से। अब जैसे कल लक्ष्मी दीदी का मैसेज है, मैं उस टाइम में हाथ में ही फोन था, तुरंत रिप्लाई आया था बेटा, विद इन सेकेंड इसको रिप्लाई मिल गया होगा। अब सामने है, दिख गया तो कर दिया, लेकिन अब इनको अगर रिप्लाई किया होगा तो उसके नीचे वाला मैसेज तो एक बार और नीचे चला गया होगा। अब जब वो खुलेगा तभी तो रिप्लाई आएगा। तो ऐसे ऐसे भी मिलते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अरे धैर्य नाम की तो चीजें नहीं है। आजकल लोग अपने बच्चे का नाम धैर्य जरूर रखते हैं, लेकिन उस बच्चे में धैर्य नाम की 1% कोई चीज नहीं होती है। जैसे है हमारे एक बच्ची अभी पढ़ रही है, जिसका इस बार पेपर है, नाम नहीं ले सकता, हो सकता किसी का जान पहचान का हो तो जाके बोलोगे सर तुम्हारा शिकायत कर रहे थे। रात में 1:28 पे उसने क्वेश्चन भेजा,
रात में 1:28 पे, अभी कुछ समय पहले की बात है। 1:29 में कॉल कर दिया, सर अभी तक आपका रिप्लाई नहीं आया। अब सोच के देखो कि कितना तेज खुंदस आया होगा। मतलब ना कर रहा रिप्लाई, रख फोन। नहीं, हद है, तुमने 1:28 पे मैसेज किया हमें। अरे वेट तो कर लो कि भाई हो सकता है सो गया होगा तो बंदा सुबह में रिप्लाई करेगा, या नहीं सोया होगा तो मैं सोने से पहले एक बार जरूर देख लेता हूँ ऑन और एवर के ऊपर कौन कौन सा मैसेज है तो रिप्लाई कर देता हूँ। भाई खुद ना करेंगे। 1:28 में तुमने मैसेज किया और तुम 1:29 में मुझे फोन कर रहे हो कि सर इतना देर हो गया अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया। मतलब मैं तो जिंदगी छोड़ दूं उस चीजों के लिए? भाई स्कैरसिटी हर जगह पर है, हर चीज की है, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है। हमारे पास भी 24 आवर्स है, जैसे आपके पास 24 आवर्स है वैसे ही हमारे पास भी 24 आवर्स हैं। और आप तो 4 घंटे पढ़ के चले जाओगे, हमें 8 घंटे पढ़ाने हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ानी है हमें। फिर उसके बाद घर परिवार का काम देखना है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड काम देखना है, बच्चे का कॉल आ रहा होगा तो उसको भी उठाने का काम देखना है, सब कुछ ना करना है, सब कुछ करना ही नहीं करना। तो भाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स ना। भाई लोगों की इच्छा शक्ति असीमित है, लेकिन रिसोर्सेज जितना है उतना ही नहीं यूटिलाइज करोगे। या 100-100 ग्राम सब बांट के घर ले जाओ, भेजा को काटो, सर को अभी चीर फाड़ करके ले चलते हैं सब घर में, तो भाई क्या करोगे? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। आज कुछ बच्चों का रिप्लाई कर दो, कल कुछ बच्चों का रिप्लाई कर दो, परसों कुछ बच्चों का, ऐसे ही तो काम होगा ना। अब मान लो ये बच्ची जैसे अभी 2 बार कॉल कर दी है, अब अगर इसका हम अभी नहीं उठा, उधर से मैसेज, अरे सर आप तो फोन भी नहीं उठाते, अब लो अब उसको क्या जवाब देंगे फिर? अब यही ना बोलना पड़ेगा, बेटा आपकी तरह नल्ले थोड़े ना है, हमारे पास भी थोड़ा सा काम धंधा है। आप तो पीजी में बैठे हुए होंगे, भोजन पानी हो गया होगा तो अब सोचे होंगे कि क्या किया जाए, अच्छा चलो सर से पूछ लेते हैं ये काम, याद आ गया तो। ऐसा हो सकता है। तो रोनाल्ड रॉबिन्स ने इसी बात को बताया था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो क्या है बेटा? लिमिटेड है। उसकी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है? स्कैरसिटी है। तो हमें उसी रिसोर्सेज का क्या करना होगा? अल्टरनेटिव यूजेज ढूंढना होगा, ये नहीं ढूंढना होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में ना 16 रोटियां बनी हुई थी और 3 लोग खाने वाले थे। अब उसी टाइम अचानक से कोई गेस्ट आ गए, तो अब 3 से कितने हो गए आप? 4। क्या उस गेस्ट को खाना नहीं देंगे आप? देंगे, लेकिन रिसोर्सेज है कितना? 16। अब उसमें से कोई नाराज हो जाए ना, हमारा हिस्सा में 5.33 था, हम तो उतना ही लेंगे, 5 रोटी पहले दे, 1 का 3 भाग कर पहले ला, अब तुम्हें बांटना है तो बांट। नहीं ना, क्या होता है? उसी में सब आपस में क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं ना। तो भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी को आपस में क्या करना होगा? बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। जैसे आप लोग में भी हमेशा ऐसा होता होगा, एक चिप्स लाते होंगे, उसको ऐसे खोला, ये ले 1-2, और हमारे जैसे राक्षस अगर मिल गया तो ये ले, अब बचा क्या उसमें? लेकिन उसी में क्या होता है? एक डेयरी मिल्क लाते हो, उसमें अलग अलग खांचा इसीलिए बनाता है, एक खांचा आपके लिए, एक खांचा आपके लिए, एक खांचा आपके लिए, टुकड़ों में बांट करके उसको यूटिलाइज कर लो, क्योंकि रिसोर्सेज एक है और मुंडी इतने हैं। तो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? अल्टरनेटिव यूज कुछ ना कुछ देखना होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ जाना होगा। तो वही चीज यहां पर हमारे हुआ था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड but resources are limited or scarce. Human wants are unlimited but resources are limited or scarce. तो अगर हमारे पास ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें क्या करना होगा बेटा? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई।
डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। तो हमें क्या करना होगा यहां पर, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसकी बात करनी होगी बेटा हमें, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करनी होगी। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज को हमें क्या करना होगा, यहां पर देखना होगा। अब देखिए बेटा, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये तो भैया हम सभी के घर घर की कहानी है। हम सभी के साथ इस तरीके की बातें हैं, हम सभी के साथ है। तो यहीं पर एक नया नाम निकल करके आता है बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कि ये जो प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हुआ है, तो क्या ये सिर्फ मेरे कारण हुआ है? नहीं ना। सिर्फ आपके कारण हुआ है? नहीं ना। ये तो हम सबों के कारण है ना भाई, हम सबों के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इस कारण से हमको क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज को देख रहे हैं, उसका हमें क्या करना होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसकी इफिशियंसी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करना होगा, हाईएस्ट वैल्यू यूज पर ले जाना होगा। तभी तो हम लोग जाके काम कर पाएंगे ना। कि अगर हमने 1.25 घंटा या 1.5 घंटे अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो इस 1.5 घंटे का कैसे हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, इसी को ना देखेंगे। या बैठ के सर पकड़ ले, अरे बाबा 1.5 घंटा में नहीं हो पाएगा, चलो हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते। अरे भाई हमारे पास समय है, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसी को ना देखना पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, मेंशन करके देखेंगे। इन चीजों को यहां पर समझ के चलेंगे। 9 जून से लेकर के 16 जून तक मेरी क्लास नहीं है। उसमें 9 जून भी हमारा संडे है और 16 जून भी संडे है। तो मतलब 3 क्लासेज आपकी नहीं होगी, 11, 13 और 15। टीटीएस में पढ़ाता हूं ना मैं। तो 11 जून, 13 जून और 15 जून को मेरी क्लासेज नहीं होंगे। आई एम गोइंग टू बिहार। ठीक है, तो अभी नहीं जा रहा हूं, अभी बहुत समय है। हाँ नहीं, घर पे कुछ काम है, तो उस चक्कर में हमें, घर के इकलौते हैं तो हमारा फर्ज उधर का भी है ना भाई, दोनों तरफ बैलेंस करके चलना पड़े ना। ऐसा नहीं ना कि लगातार यहाँ रह जाओ। नहीं, मैं जैसे देखता हूँ ना, जो दिल्ली आके कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बोलते हैं यार मैं तो 7 साल से घर नहीं गया, मैं 8 साल से घर नहीं गया। मुझसे तो नहीं हो सकता, जब तक मैं 1 साल में 3 से 4 बार ना जाऊं। भाई माइंड को रिफ्रेश भी तो करना है, और वो परिवार के साथ ही। लोग जाएंगे गोवा घूमने के लिए, अरे अपने माँ बाप के पास चले जाओ, उससे बड़ा तो कहीं गोवा नहीं है कि नहीं? कहीं तीर्थ धाम जाओ, उससे अच्छा माँ बाप की सेवा उतना दिन कर लो। तो बस सीधा एकदम ट्रेन पकड़ो, घर पहुंचो, 1 सप्ताह रहो, जो वहाँ का रिमेनिंग वर्क डोज रह गया होगा वो पूरा करो, आ जाओ फिर। तो जून में जाऊंगा, फिर दुर्गा पूजा, फिर दीपावली। और दीपावली में तो छुट्टी भी होती है। दुर्गा पूजा में तो सिर्फ मेरी छुट्टी होगी, बाकी आपकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी। और वो भी लास्ट के 3-4 दिन छुट्टी होती मेरी, क्योंकि लगातार 10 दिन फास्ट होता है ना, तो उस चक्कर में 5-6 दिन तो पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद इफिशियंसी रहती नहीं है। और दीपावली से भैया दूज तक तो लीगल छुट्टी है ही है, तो उसी बहाने घर चला जाता हूँ कि छठ मना के एक साथ ही आ जाओ। तो दीपावली से छठ परमानेंट मेरी ऑफ, और उससे पहले कोर्स साफ, टेंशन फ्री रहो। क्योंकि ये अभी ड्यूरेशन में बढ़ा दूंगा ना, ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। बाकी लोगों का मैंने ग्रुप में मैसेज किया होगा कि 31 नवंबर तक कोर्स खत्म हो जाएगा, या दिसंबर फर्स्ट वीक तक। मेरा अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैक्सिमम अक्टूबर में मैं कोर्स खत्म कर दूंगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो रिलैक्स टाइम मिलेगा आपको रिवीजन करने का, तो आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। तो चलिए, यहां क्या लिखा बेटा हमने, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात जो यहां पर है, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज, या इकोनॉमिक्स includes tangible as well as intangible goods. Economics includes
टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल गुड्स दैट इज सर्विसेज। कि अगर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बात करें तो यहां पर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों को ही इंक्लूड करना होगा। कल किसी बच्चे का सीयूईटी का पेपर भी है क्या इसमें? कल है 1 2 5, आप लोगों का तो नहीं है? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो सारी अवेलेबल होगी। अब वो देखना है कि और बैच में कितने बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा ना कि मैक्सिमम बच्चे चले जाएंगे तो फिर क्लास को छोटी ही करना पड़ेगा भाई। अब अधिक ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो तो उसको उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो दूसरा जो बैच है 304 उसके अनुसार देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग 150 बच्चे हैं, तो उनमें कितने बच्चों का पेपर ये पता चलेगा। 50% से ज़्यादा बोलेगा पेपर है। 4 दिन है ना, 15 16 17 18 शेड्यूल है। 3 दिन है। कब कब? 15 16 17 तीनों दिन है। टाइमिंग दोनों टाइम? अच्छा, पहले एक सुबह होगा फिर बीच में गैप? अच्छा, आधे घंटे का। और फिर अच्छा, मतलब ऐसे होगा। अच्छा, आप लोगों का। अच्छा, उसने 4 सिलेक्ट किया होगा, फिर ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, उसके अनुसार। अब तुम लोगों ने जो किया, एक सुबह आ गया, एक वो शाम आ गया, बीच में लंबा गैप, वही सेंटर पे बाहर। ऑनलाइन में किसी बच्चे का है क्या बेटा पेपर सीयूईटी का? तो देखो, इसमें क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स इंक्लूड टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल गुड्स दैट इज सर्विसेज। इसकी भी बात हम लोग यहां कर लेंगे, लेकिन नुकसान इन्होंने यहां कर दिया। इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस दैट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स और स्कार्स। न्यूट्रल बिटवीन एंड्स और स्कार्स लाइक मिल्क और। तो ये तो तभी समझाएंगे जब हम लोग उसको समझ पाएंगे। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव होता क्या है तभी तो समझ पाएंगे ना इन चीज़ों को। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में एक्सप्लेन करके देखेंगे धीरे धीरे अभी बढ़ते हुए। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। अगली क्लास में डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, और फिर उससे आगे जो है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिसीजन मेकिंग्स, है कि नहीं, वांट्स और नीड्स के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ग्रुप में सारे बच्चे ऐड हो, सारे बच्चे ऐड हो ना। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग ग्रुप में ऐड हो या नहीं हो?